पे हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई हो जो मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं। अब आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो है इंटरव्यू का पार्ट। होपफुली ये 10 तारीख से शुरू होगा, 10 जून से, और वो अगले नेक्स्ट 10 दिन के आसपास में चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं वो बच्चे वो जाएं वहाँ पे और जा करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंटरव्यू में अपीयर करें, क्योंकि आपकी जो टेस्ट है वो 2-3 लेवल का टेस्ट होता है। पहले होते हैं आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स में काफ़ी भीड़ होते हैं, काफ़ी रस होते हैं प्रीलिम्स में। तो एक बार जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो सेलेक्टेड लोग मेंस के लिए अपीयर होते हैं। अब जब मेंस में आप अपीयर हो गए तो आपके डिटेल नॉलेज जो होते हैं सारे, आपके जितने सारे जो विस्तृत ज्ञान है, जितना सारा नॉलेज आपने रखा है उसका डिटेल्स आपके मेंस में आपको लिखना होता है। और एक बार जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज है, आपने क्वालिफाई किया है, आप चंद चुनिंदा कह सकते हैं कि उस लोगों में शामिल हो गए जिनके पास कंप्लीट नॉलेज है। तो आप वहाँ भी आप सेलेक्ट हो गए और उसके बाद अब आप अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू तो जस्ट एक पर्सनालिटी टेस्ट है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण है। पर्सनालिटी मीन्स क्या वो जो व्यक्ति लंबा चौड़ा देखने में है, जो फिट फाट है, क्या उसे पर्सनालिटी कहते हैं? नहीं। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि जिसके अंदर, जिसका व्यक्तित्व इस तरह का हो, जिसका IQ अच्छा हो, जो समझ बूझ ज़्यादा हो, जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी हो, जिसके पास डिटेल्ड नॉलेज हो, जिसका लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, लोगों से जल्दी कनेक्ट कर ले, कम समय में जो लोगों की भावनाओं को समझ सके, सरकार की सारी पॉलिसी को वो अच्छे से डाउन द लाइन जाकर डिलीवर करें। अगर वो पुलिस सर्विसेज में है तो विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करें। और जो कह सकते हैं कि हम लोग पुलिस वाले का, जैसे मैं पुलिस वाला हूं तो मेरा काम है लॉ इन्फोर्स करना, लॉ बनाना अपना काम नहीं है, लॉ को इन्फोर्स करना है। वी आर सपोज टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हम लोग लॉ को इन्फोर्स करते हैं, कानून को लागू करते हैं। तो इस तरह के चीज़ों के लिए ही हम लोग वैसे पदाधिकारी का चयन करना चाहते हैं, वैसे पदाधिकारी चाहते हैं जिसके पास सर्वगुण संपन्न हो, हड़बड़ में ना हो, हाइपर नहीं होता हो, ओवर एक्साइटेड नहीं हो, अति उत्साह उसमें नहीं हो, हड़बड़ में वो गड़बड़ ना करे, गलतियां कम करे और एक मास को लेकर के चले। ऐसा कोई एक्ट ना करे जिस एक्ट के तहत में वो खुद भी फंसे और एक समस्या क्रिएट कर दे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो एक वैसे ऑफिसर जो ऑफिसर बनना चाहते हैं या जिसमें है OLQ, OLQ मीन्स आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए आप में। आपको लीड, आगे से फ्रंट से लीड करना चाहिए। आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई समस्या आ जाए तो अपनी टीम को लेकर के आप एकदम आगे से लीड करें और जल्द से जल्द चीज़ों को समाधान की ओर लेके चलें, सॉल्यूशन की ओर लेके चलें। तो एक ऑफिसर जो होता है उसमें OLQ होना ही चाहिए, एक लीडर होना चाहिए उसे। लीडर मीन्स वो फ्रंट से लीड करे, आप अपने साथ में, मतलब टीम भावना उसमें होनी चाहिए। टीम मतलब आपको टीम में काम करने का ये होना चाहिए कि आप वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हर काम एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। किसी के दिमाग की सोच होती है, कोई उसको नैरेट करता है, कोई उसको ब्रीफ करता है और कोई उसको ग्राउंड पे जाकर के, डाउन द लाइन जाकर के उसको डिलीवर करता है। तो आप अगर टीम भावना में रहेंगे, सपोज कर लें कि अगर हमारी टीम है तो हमें पता है कि कौन कितना अच्छा रनर है, किसका कम्युनिकेशन फास्ट है, कौन सोशल मीडिया तेजी से हैंडल करता है, कौन जल्दी से चीज़ों को ड्राफ्ट करता है, किसका आसूचना तंत्र मजबूत है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसका इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत फास्ट है। इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा वो ऑफिसर उतना ही सक्सेसफुल होगा। इसके लिए क्या है कि आपका PR अच्छा होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन। इसके लिए क्या है कि आप सहज होना चाहिए, आप ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि आप आसानी से, आपको कोई कांटेक्ट कर सके, आपको आसानी से आपके बातों को या आप तक अपनी बातों को पहुंचा सके।
आप अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं और वो अपनी बातों को आप तक पहुंचाएं। अगर ग्राउंड में कोई सिचुएशन हो गया हो, कोई वैसा सिचुएशन हो गया हो कि हमें लगता है कि पता नहीं वहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास अगर आपका पर्सनल रिलेशन लोगों से रहेगा, कांटेक्ट अगर आपका बढ़िया रहेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आपका बढ़िया रहेगा, तो आप जल्द से जल्द वहाँ के लोगों से बात करके, ना सिर्फ एक व्यक्ति से बात करके, कई सारे ग्रुप्स, कई सारे अलग अलग लोगों से बात करके आप चीज़ों को जल्दी समझते हैं। और ये क्यों करते हैं? फैक्ट समझने के लिए कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर में है, OLQ में लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, आपके टीम भावना में काम करना, इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, PR आपका अच्छा होना चाहिए, और लंबे समय तक आप काम करें, आप में पैसेंस होना चाहिए। पैसेंस, अगर आप में पैसेंस है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। अगर पैसेंस ही नहीं आप में है तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। भाई पैसेंस तो आपको जरूरी है, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, कोई भी चीज के लिए वेट करिए सही समय का। इन सारे चीजों के लिए हम लोग को क्या करना है कि 4-5 पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। कैसे आप हाई स्कोर करते हैं? तो आप अपने एरिया के बारे में, नेक्स्ट आप एरिया जहां से आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, किस गांव, जगह, ब्लॉक क्या है आपका। तो आप जब गांव, जिस एरिया से आते हैं, वहाँ की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या स्पेशलिटी है, क्या वहाँ कोई वैसे चीज़ है जो टूरिज्म के लिए बढ़िया है, लोग वहाँ पे आते हैं, कोई वैसा चीज़ है कि जो पहले के ज़माने में बहुत बढ़िया मंदिर है, कोई ऐसा जगह है जो पहाड़ बहुत अच्छा है, झरना बहुत बढ़िया है, या कोई ऐसा जगह है जो नदी बरसों से चला आ रहा है, बहुत पुराना चीज़ है। तो हर एक चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब आप इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आते हैं तो अपने एरिया के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के आएँ। आप अपने क्षेत्र के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरा तो कोई बताएगा नहीं। तो आपको आपके क्षेत्र के बारे में डिटेल जानना चाहिए, कितना पॉपुलेशन है, कितना वहाँ का कितना एकड़ है हमारा, स्क्वायर फीट कितना स्क्वायर एरिया है हमारा, क्षेत्रफल कितना, वहाँ सेक्स रेशियो क्या है, एजुकेशन क्या परसेंटेज क्या है वहाँ पे, और उसका कंपेयर स्टेट से और उसका कंपेयर फिर नेशन से। आपके नेम, नाम, पर्सनालिटी, नाम का क्या मतलब है? कई सारे लोगों का विभिन्न नाम होता है, हर कोई माँ बाप नाम रखते हैं किसी का। तो नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक होता है, क्या उससे कोई कहानी जुड़ी हुई है, क्या कोई देवी देवता या कोई वैसे चीज़ों से जुड़ा हुआ है, क्या कोई डेट स्पेशल हमारा है। आपका बर्थ डेट से रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी करके आप विशेष रखें। थर्ड है, आप अगर ये सब कर लेते हैं तो प्रायोरिटी, जॉब प्रायोरिटी आपने क्या दिया है। किसी ने झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए दिया हुआ है, किसी ने जो है पुलिस सर्विसेज के लिए दिया हुआ है जॉब प्रायोरिटी। तो आप जॉब प्रायोरिटी आप देखें कि भाई जो जॉब प्रायोरिटी आपने दिया है उस जॉब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है भी कि नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो उस जॉब प्रायोरिटी में आप उस जॉब को लेके, जॉब प्रोफाइल को लेकर के थोड़ा सा होमवर्क करके आप रहें। पुलिस सर्विस में आना है तो DSP क्या होता है, DSP के कितने स्टार होते हैं, DSP से सीनियर क्या होते हैं, DSP से जूनियर क्या होते हैं, DSP कहाँ पे बैठते हैं, अपना ऑफिस कहाँ होता है, DSP को क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, DSP का काम क्या है। तो अगर आप जिस पोस्ट के लिए आ रहे हैं, जॉब प्रायोरिटी आपका क्या है, प्रायोरिटी के हिसाब से आप उस चीज़ को तैयारी करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर आप आ रहे हैं तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करेंगे, किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, BDO बनेंगे, CO बनेंगे, BDO का क्या काम होता है, CO का क्या काम होता है। अगर BDO CO गांव में जाके काम कर रहे हैं तो उसका क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रहे हैं, उसकी कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, कुछ स्टेट लेवल की योजनाएं हैं, कई सारे राष्ट्र लेवल की योजनाएं हैं। तो उसको धरातल पे उतारने में डिप्टी कलेक्टर का अहम रोल होता है। सबसे नीचे पायदान पे पदाधिकारी हमारे वही होते हैं, ब्लॉक लेवल पे वही होते हैं, वहाँ से फिर उसके जूनियर होते हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ से डिलीवर करते हैं। हमारा मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट का जो ये है, उसे हम लोग डाउन द लाइन लागू करना। इसके बाद आप आते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड।
क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, 10th लेवल तक पढ़ाई कहाँ से किया, 12th लेवल की पढ़ाई कहाँ से की है, स्ट्रीम आपका क्या था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स था या फिर टेक्निकल एजुकेशन आपने लिया है। आप आफ्टर इंटरमीडिएट आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन करने में आपने क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किया और क्यों ऑप्ट किया। बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अगर साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपने साइंस क्यों लिया, फिर साइंस अगर कहीं कोई बीटेक किया हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन है, तो ये नैसर्गिक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। कोई भी पूछेगा कि भाई आप साइंस ग्रेजुएट हैं या फिर आप टेक्निकल ग्रेजुएट है, तो फिर उधर जो जॉब प्रोफाइल छोड़ करके आप इधर सिविल सर्वेंट में क्यों आना चाहते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, क्यों आना चाहते हैं। तो सिविल सर्विस में आने के पीछे क्या आपका लॉजिक रहा है, किसने आपको इंस्पायर किया है, किसे देख करके आप पढ़ना सीखे, कौन से रीजन या क्या कारण बने आपके लाइफ में कि आप सिविल सर्विस को ऑप्ट किया आपने। इस पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद होता है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड, क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में आप ग्रामीण हैं, कृषक हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं। अगर आपके पेरेंट्स जॉब में हैं तो किस जॉब में हैं, क्या आप जो जॉब लेना चाह रहे हैं क्या उसी जॉब में आपके पेरेंट्स हैं, क्या आप वहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं, बचपन से चीज़ों को देखा है आपने, बचपन से आप देख रहे हैं चीज़ों को, आपको इंस्पिरेशन आपके माँ बाप से मिली है या कहीं बाहर से। तो वो जॉब और वो जो आपका नेचर है आपको सूट करता है, क्यों सूट करता है उस जॉब पे। तो ये सारी चीज़ें आप फैमिली बैकग्राउंड में, फैमिली से आप ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो ये सब एरिया से, जैसे रहने वाले कहाँ के, नेटिव प्लेस, नेम और नाम से संबंधित, जॉब प्रोफाइल, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, तो ये सब चीज़ों से आप क्वेश्चन बनेंगे आपके। आपको रेडी रहना होगा कि आप ये सारे का जवाब लॉजिकल वे में दें, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन, टेल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो बनता रहेगा। आप जहाँ क्वेश्चंस एंड करेंगे सवाल वहीं से फिर स्टार्ट होगा। तो जब भी कोई चीज़ों की आप अगर जानकारी दे रहे हैं, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो नॉर्मली ऐसे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, प्रयास करें जिस चीज़ पे आपकी अच्छी पकड़ हो, उस ओर इंटरव्यूअर को ले जाने का प्रयास करें। जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसे उस ओर ले जाएं। अगर उन्हें आप में इंटरेस्ट आया तो उसी चीज़ों से सवाल, क्रॉस क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और आप क्रॉस क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको जवाब भी देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई सवाल का जवाब दे दिया और आप फिर आगे क्रॉस क्वेश्चन में नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब हो जाते हैं तो झारखंड के परिदृश्य में, झारखंड रिलेटेड, झारखंड से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो आपको कई सारे चीज़ें जो हैं, कई सारे जो हैं प्रश्न जो है, अगर आप उस सब चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तब आपको आता है अंत में झारखंड। यहाँ का इतिहास, भूगोल, यहाँ का क्या है, कब यहाँ पे कौन कौन से विद्रोह हुए, जो सारे ट्राइबल जो हमारे लीडर जो भाग लिए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उन लोगों ने कहाँ कहाँ पर आपने उस चीज़ों को पढ़ा है, उसका क्या इम्पैक्ट बना, क्या उसका रिजल्ट क्या आया, आंदोलन का क्या रिजल्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। झारखंड एक खनिज संपदा से भरपूर राष्ट्र है। देश का लगभग 40% या 38 से 40% जो मिनरल्स हैं हमारे झारखंड से प्रोड्यूस होते हैं। क्या क्या यहाँ पर मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसका नेशन में क्या रैंकिंग है, इन सब चीज़ों पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोडरमा से हूँ तो मेरे से अब्रक के बारे में कई सारे सवाल किए गए। माइका, कि माइका क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, कैसा दिखता है, इसका यूज कहाँ होता है, क्या क्या जगह में इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के सवाल जो है आपसे बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे आपको एक बार बढ़िया से सरसरी निगाह से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक बार जब ध्यान में आ गया तो मॉक देना, आप श्योर मॉक दें। आप जब मॉक देंगे, जो इंटरव्यू करेंगे आपस में दोस्तों के साथ बैठ करके, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कम शब्दों में चीज़ों को रख पाएंगे। लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सवाल का जवाब लंबा नहीं करना है। अगर आप लंबा करेंगे तो खुद फंसेंगे उसमें। आप बोरिंग ना करें इंटरव्यू लेने वाले को। अगर बोर करते हैं उनको तो फिर आप में इंटरेस्ट नहीं होगा। जो सवाल का जो जवाब चाहिए अब जवाब दें। अगर नहीं आता है तो सॉरी सर बोल के निकल लें। ज़रूरत नहीं है कि आपको परेशान होना है। कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब आपको नहीं पता होता है।
और कोई ज़रूरी भी नहीं कि हम सारे सवाल का जवाब दे ही दें, कोई ज़रूरी नहीं है। दिमाग में यह बिल्कुल हटा लें कि अगर सारे सवालों के जवाब आप देंगे तभी आप पदाधिकारी बनेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने जवाब दें, हाँ ध्यान रखें कि इंटरव्यू बोर्ड को मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करें, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दें। नहीं समझ में आता है, सॉरी सर डिटेल जानकारी नहीं है, सॉरी सर इसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी नहीं, मुझे इतनी इतनी ही जानकारी इस संबंध में है। ये सब चीज़ों को बोल के, ये सब चीज़ों को करके आप अगर जाते हैं तो आपकी इंटरव्यू अच्छी होगी। इंटरव्यू के दिन कोशिश करें कि आप समय से पहुँचें। कोई अगर लेडी मेंबर है तो उनको रिगार्ड पहले दें, उनको विश पहले करें, विथ परमिशन ही आप वहाँ पे जाएं। वैसी कोई ओछी हरकत ना करें कि आपके लिए वह पॉजिटिव के बदले में निगेटिव हो जाए। तो कोशिश करें कि सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से, अपने बायोडाटा वगैरह सारा बना लें, पेपर सर्टिफिकेट जितने सारे हैं आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करें, और एक अच्छा साफ़ सुथरा लाइट कलर का शर्ट और डीप कलर का पैंट पहन लें, टाई लगा लें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और जा करके आप क्लीन सेव होकर के वहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए पहुँचें। इंटरव्यू हमेशा खुशनुमा माहौल में होता है। हो सकता है कभी कभी आपके कोई एक्ट पे आपको अप्रिसिएट भी किया जाए, तो आप उसके लिए प्रॉपर तरीके से रिगार्ड दें, प्रॉपर तरीके से थैंक यू बोलें। हो सकता है कभी कभी आपके आईक्यू का टेस्ट होता है, आपको परेशान करने वाला सवाल पूछ दिया जाए तो आप हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आप बिल्कुल, आपको परेशान करने के लिए मतलब प्रश्न नहीं है, वो आपके आईक्यू का टेस्ट होता है। अचानक से आप आ रहे हैं और आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा हड़बड़ाना नहीं है। आप आराम से कूल होकर के, हर जगह नंबर डिस्प्लेड है, कंट्रोल रूम का नंबर, इमरजेंसी में एम्बुलेंस का नंबर, इमरजेंसी में पुलिस का नंबर, साइबर फ्रॉड हुए तो साइबर फ्रॉड का 1930 नंबर, हर चीज़ का डिस्प्ले किया हुआ रहता है आपके जानकारी के लिए। आप तुरंत आप बताएं कि भाई इसके लिए ये मददगार है। हॉस्पिटल का अगर कोई इशू है तो आप हॉस्पिटल से रिलेटेड पर्सन को फ़ोन करेंगे, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इशू है तो पुलिस और पुलिस पर्सनल को आप फ़ोन करेंगे उस समय, ना कि इसका सवाल, इससे अगर प्रश्न बनता है तो किसी दूसरे को आप प्रश्न। ये सारी चीज़ें को अगर आप ध्यान से रखते हैं तो हमें लगता है कि इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इंटरव्यू में हमें ना पर्सनालिटी में अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि ये बंदा जा करके, ये बंदी जा करके अगर ग्राउंड पे काम करेगी तो सीनियर्स को लेके गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इससे। इन द सेंस कि न्यूसेंस नहीं कराएगा ये बंदा जा करके। इस बंदे में, कैंडिडेट में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भीड़ को कंट्रोल करे। इसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जाके चीज़ों को तुरंत सॉल्व कर दे। एक ऑफिसर को सब लोग वेट करता है, अगर कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है, कोई इशू होता है तो हर कोई वेट करता है आपके बोलने का। आप जैसे ही पहला लाइन बोलेंगे उसी पे निर्भर करता है कि वो आपको रेस्पेक्ट करेगा कि आपको वो लोग डिस्कार्ड करेगा। इसलिए हमेशा अपनी बातों को बोलने से पहले सोचें, नपी-तुली बातों को बोलें, तो मुझे लगता है कि कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए और आप लोगों को सक्सेस मिलेगा ही। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हमें लगता है कि इंटरव्यू में आप हाई स्कोर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखो, चूंकि मैं झारखंड पुलिस सर्विसेज में हूँ, मैं खुद अपर पुलिस अधीक्षक के पद पे हूँ, तो जो वैसे जो कैंडिडेट जो प्रायोरिटी जिसने दिया है कि वो पुलिस सर्विसेज को ऑप्ट किया है, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या संभावित प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पुलिस, सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई पुलिस सर्विस ऑप्ट किया है मतलब यूनिफॉर्म सर्विसेज, मतलब फिजिकली और मेंटली, दो वर्ड आता है इसमें। फिट, फिजिकली और मेंटली फिजिकली एंड मेंटली फिट। दिमाग में बैठता है वैसा एक इंसान का जो फिजिकल और मेंटल लेवल पे फिट हो, वही मेडिकल फिटनेस की परीक्षा पास करनी होगी आपको, फिजिकल फिटनेस भी देने होंगे बाद में। तो जो मेडिकल और फिजिकली फिट हो वही इंसान पुलिस सर्विसेज के लिए एलिजिबल होता है। ग्रेजुएशन तो है ही, प्रीलिम्स क्वालिफाई करनी ही है, मेंस क्वालिफाई करनी ही है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना ही है, रैंक लाना है, और जो लिमिटेड हमारे सीट हैं पुलिस सर्विसेज के लिए, उस सीट के लिए आपको फिट होना पड़ेगा।
और उसके लिए फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट होना पड़ेगा। अब भाई फिजिकली और मेंटली से क्या मतलब हुआ? फिट तो हमारा एक सिपाही भी बहुत रहता है, और ज़रूरी नहीं कि जो ऑफिसर होते हैं वो सिपाही लेवल का उसमें फिटनेस हो, तो नहीं, फिटनेस तो एक ज़रूरी चीज़ है। फिटनेस मीन्स फिजिकल और मेंटल। एक जो ऑफिसर होते हैं वो माना जाता है कि उसकी ड्यूटी 24/7 होती है पुलिस में। आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि पुलिस में आप अगर सर्विस में हैं तो आप कब जब कोई आपको साथ ना दे तो पुलिस वाले आपके साथ खड़े रहें। तो इसलिए फिजिकल मेंटल जो है हमारा फिटनेस का सर्टिफिकेट अगर आप है, फिजिकली आप पाते हैं फिट है, तभी आप इस सर्विस को ऑप्ट किया, अदरवाइज आप दूसरे सर्विस को ऑप्ट करेंगे। जैसे ही पुलिस में जाता है तो दिमाग में आता है भाई कि क्या काम है पुलिस का। पुलिस का काम क्या है? क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस का काम है प्रोसिक्यूशन में कन्विक्शन कराना, कन्विक्शन में अपना रोल प्ले करना। कोई भी क्राइम अगर किसी क्षेत्र विशेष में आपकी पोस्टिंग होती है एज डीएसपी, पहले ये क्लियर कर लो डीवाईएसपी और एसडीपीओ क्या होता है। डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसडीपीओ होते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। एक सब डिवीजन जहां अनुमंडल बोलते हैं हम लोग, सब डिवीजन में एसडीपीओ की पोस्टिंग होती है। और डीएसपी की पोस्टिंग नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। डीएसपी की पोस्टिंग जो होती है नॉर्मली वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है। कई जगहों पे डीएसपी के अंदर भी थाने होते हैं, और बेसिक जो काम होता है वो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जिले के कप्तान होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनके कार्यों में मदद करना। कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सिग्नेचरी काम होते हैं जो एसपी के बिहाफ में डीएसपी करते हैं। तो ऑफिस में जितने सारे पुलिस लाइन हो गए उनके कंट्रोलिंग ये होते हैं, जितने सारे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, जितने सारे लेटर कम्युनिकेट करना, जितने सारे चीज़ों को मेल करना, जितने सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, वो एसपी जो नहीं कर पाते हैं वो पावर डेलीगेट करते हैं डीएसपी को। डीएसपी हेडक्वार्टर जो होते हैं वो इन चीज़ों को करते हैं। और जब आप एसडीपीओ बनते हैं तो वहाँ पैरेलली आप एसडीओ के पैरेलल सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, लाइक कि जैसे ज़िले में एसपी और डीसी होते हैं वैसे ही वहाँ पे एसडीपीओ और एसडीओ होते हैं। आपके सब डिवीजन में जितने सारे पीएस होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, उस पुलिस स्टेशन में आपको सुपरविज़न और आपका कहते हैं कि केसेस को डिटेक्ट करने में आपकी मदद करना है। आप उसको पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर सब इंस्पेक्टर को, थाने प्रभारी को, और आप लीड करते हैं वहाँ पे। डीएसपी का मेन काम क्या हो गया? सुपरविजन करना। केसेस जो जितने सारे एसआर केसेस बोलते हैं, स्पेशल रिपोर्ट केसेस, जघन्य अपराध के जितने सारे केसेस होते हैं जो इंस्पेक्टर नहीं करते हैं वो सारे डीएसपी करते हैं। सुपरविजन करना उनका, और अनुसंधान में मदद करना। अनुसंधान जो आईओ करते हैं, अनुसंधानक होते हैं थाने में, तो उनको ये सुपरविजन देके केस के डायरेक्शन में भेजते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में आप अनुसंधान करो, रिजल्ट जल्द आएगा। इंस्पेक्शन करना, अपने अधीन जितने भी पुलिस पिकेट पोस्ट हैं सारे पुलिस पिकेट पोस्ट का इंस्पेक्शन करना, ये काम हमारा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स का होता है, जो उनके अंदर में थाने और सर्कल इंस्पेक्टर्स होते हैं। डीएसपी का रोल क्या है? पेट्रोलिंग करना और करवाना। डीएसपी का काम क्या है? अनुमंडल में लीड करना। अनुमंडल में किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हो, विधि व्यवस्था से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए डीएसपी होते हैं वहाँ पे एसडीपीओ के फॉर्म में। एसडीपीओ का और काम क्या है? एसडीपीओ का काम होता है कि मासिक बैठक लेना, क्राइम जिसको बोलते हैं हम लोग क्राइम मीटिंग, अपराध समीक्षा गोष्ठी, है ना, ये बैठक लेना अपने अनुमंडल के अंदर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेते हैं, और केसेस को मॉनिटर करते हैं। केसेस को समय समय पे मॉनिटर करना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये बेसिक्स काम जो है, जैसे क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन पुलिस का ये काम है।
कि कोशिश करना है कि भाई क्राइम हो ही ना, और अगर गलती से कोई क्राइम हो गया तो उसको डिटेक्शन करना, पुलिस के पास तुरंत डिटेक्ट हो जाना चाहिए केस को। कई सारे न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर केस को डिटेक्ट कर लिया गया और सभी क्रिमिनल्स, जितने भी अपराध प्रवृत्ति के लोग थे, सबको पकड़ करके उनको जेल, या उसको हम लोग कहते हैं कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें फिर केस डायरी लिखते हैं। केस डायरी लिख करके उसको सज़ा दिलाने का काम भी हम लोग लिखे हैं कि कन्विक्शन, इसमें कन्विक्शन दिलाने में मेन रोल हमारे पुलिस पदाधिकारियों का रहता है। साक्ष्य संकलन करना, किस तरह का साक्ष्य है, वो साक्ष्य को डायरी में लाना और उस साक्ष्यों को उठा के वहाँ गवाह तक ले जाना, कोर्ट तक ले जाना, ताकि जिसने क्राइम किया है उस क्राइम पे, क्रिमिनल पे हम लोग कन्विक्शन करा सकें, सज़ा दिला सकें। लॉ एंड ऑर्डर, क्या है लॉ एंड ऑर्डर? कहते हैं विधि व्यवस्था की समस्या होने पे हमारे पुलिस पदाधिकारी का पहला रोल होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। कहीं पर कोई जाम हो गया, कहीं पे कोई भीड़ ने आकर के किसी चीज़ को लेके उग्र हो गए हैं, किसी बर्निंग टॉपिक को लेकर के कहीं कुछ हो गया है, तो जैसे वो सारी स्थिति में पुलिस का काम होता है। जैसे कभी सिरम टोली है या कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ लोकल लोगों के द्वारा इशूज़ किया जा रहा था, तो पुलिस और प्रशासन का काम होता है कि वहाँ पे जा करके और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। उसके लिए प्रॉपर उसके पास सारा इक्विपमेंट होता है, विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए उसके पास हर वो चीज़ होता है और उसके लिए उसको ट्रेन किया जाता है। हम इसके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं कोई घटना घटी तो हम उसके लिए तुरंत वहाँ पे रेडी होना चाहेंगे। पहले से ही हम लोग के पास सारा सिस्टम होता है। उसके लिए समय समय पे प्रैक्टिस किया जाता है, समय समय पे मॉक किया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है, ताकि हमारा प्रिपेयर्डनेस जो होता है वो अपने भी संतुष्ट हो और लोगों को भी पता चले। उसे हम लोग बाकायदे सोशल मीडिया वगैरह पे भी डालते हैं कि भाई हम लोग हर त्यौहार आने से पहले हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, दंगा रोधी मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल करके एक समाज में मैसेज देते हैं कि अगर आप उपद्रवी या अपराध प्रवृत्ति के लोग अगर कोई क्राइम करना चाह रहे हैं तो पहले से आप सावधान हो जाएं, पुलिस यहाँ की 24/7 अलर्ट है। तो वो सारी स्थिति में विधि व्यवस्था मेंटेन करना, विधि व्यवस्था कायम रखना, ये पुलिस पदाधिकारी का काम होता है। जैसे ही आप पुलिस का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में आता है थाना, फिर आता है कि यार एफआईआर क्यों नहीं करते, सनहा क्या होता है, एफआईआर क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले हम लोगों के पास आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इसके तहत में हम लोग एफआईआर रजिस्टर करते थे। बट अभी के डेट में आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये काफ़ी पुराना था, 1860 से चला आ रहा था, बट अब उसे चेंज कर करके रिसेंटली पिछले साल से 2024 जुलाई से अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता पे आ गए हैं। अब हमें आईपीसी का मतलब था इंडियन पेनल, पेनल दंड नहीं, अब दंड नहीं देना है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसके साथ न्याय करना है। न्याय में दोनों आ गए, दंड भी आ गए और निर्दोष भी हो गए। और अगर हमें दिमाग में था कि पेनल है तो सिर्फ दंड ही देना, नहीं, अब आपको जो है वो न्याय पे काम करना है। हम लोग किसी को न्याय देने के लिए आए हैं, ना कि उसे दंड देने के लिए। न्याय में हो सकता है अगर उसने क्राइम किया हो तो उसे दंड मिलेगा। तो भारतीय न्याय संहिता, ये बीएनएस अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हो गए। अब इसमें आपके दिमाग में आएगा कि एफआईआर और सनहा, कोई भी जब क्राइम होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उस पर हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। कोई घटना कारित हुई, अगर लगा कि नहीं ये हमारा घटना नहीं होनी चाहिए था, इससे किसी को लॉस है, लाइफ लॉस से लेके प्रॉपर्टी लॉस है और कई चीज़ों का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग उसका एफआईआर दर्ज करेंगे। और एफआईआर फिर हम लोग बीएनएस के कंसर्न सेक्शन के तहत में हम लोग करते हैं। और सनहा होता है कहीं कोई गुम हो गया, कोई चीज़ खो गया, कोई धमकी दे दिया किसी को, किसी से किसी को डर लग रहा है, तो वैसे स्थिति में सनहा होता है। अगर एफआईआर होगा तो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, अनुसंधान इसे बोलते हैं। और अगर सनहा हुआ तो इंक्वायरी होगी। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में फ़र्क समझ में आ गया अब आप लोग को कि अगर एफआईआर दर्ज होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट,
अगर एफआईआर दर्ज होता है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन होने के लिए एक आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं। अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और वो सारे फिर नॉर्म्स फॉलो होंगे जो इन्वेस्टिगेशन के होते हैं। और कौन करेगा? तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। और अगर कोई सनहा दर्ज हुआ है, नॉर्मल अगर उसको बोलते हैं थाना डायरी एंट्री हुआ है, तो वहाँ पे उसकी इंक्वायरी होगी। इसके लिए भी एक पुलिस ऑफिसर इंडोर्स होता है, और वो पुलिस ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करके अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट को सबमिट करता है। संबंधित थानेदार को सबमिट करेगा और संबंधित पदाधिकारी को सबमिट करेगा। अगर लगता है कि इंक्वायरी के बाद कोई दोषी है तो उसके खिलाफ में संबंधित सेक्शन के तहत में वो आगे की ओर फिर उसको फॉरवर्ड कर देता है। और उसमें जो नीडफुल होता है वो उसमें नीडफुल कुछ चीज़ें जो हैं हमारे एसडीएम साहब के यहाँ चलता है उनका कोर्ट में। तो अगर लगे इस तरह की चीज़ों को लेकर के कि हमें उस बॉडी को प्रिवेंट करना है, पर्सन को प्रिवेंट करना है, या कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड इशू है तो वहाँ पे जाने के लिए प्रिवेंट करना है, तो उस तरह से संबंधित सीआरपीसी के तहत में वो सारे सेक्शन के तहत में वो प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट बना के संबंधित एसडीएम के पास भेजते हैं। और एसडीएम के यहाँ उनका अपना कोर्ट होता है, उस कोर्ट में उस चीज़ों की सुनवाई होती है। वहाँ भी डेट होता है, उनका अपना कोर्ट है, कोर्ट में चीज़ों को लेके करते हैं और फिर वहाँ पे उनका डिसीजन आता है। तो हम लोग पुलिस पर्सनल, हम लोग सिर्फ प्रोसिक्यूशन के पार्ट हैं। हम लोग न्याय करते नहीं हैं, हम लोग न्याय दिलाने में मदद करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। न्याय दिलाने में मदद करना हम पुलिस वालों का काम है। लॉ को इन्फोर्स कराना है, लॉ को लागू कराना है। कैसे लॉ को लागू कराना है वो हम लोगों का काम है। लॉ बना दिए लोगों ने, उसे हम लोग लागू कराते हैं। पुलिस में जैसे फिर है कि भाई पुलिस में अगर आप गए हैं तो फिर चीज़ों के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं पुलिस काम। तो भाई पुलिस के पास काफ़ी बढ़िया सिस्टम है हमारे पास। उस सिस्टम के तहत में हर वो चीज़ कवर होता है जो आप सोचते ही पकते। जैसे कि हमारे पास पेट्रोलिंग होती है, बीट ऑफिसर, कंट्रोल रूम, क्यूएटी क्विक एक्शन टीम, साइबर पीएस, ये सारे चीज़ों को मॉनिटर हमारे जो है ऑफिसर्स करते हैं। कंसर्न ऑफिसर्स। पेट्रोलिंग, हर एक थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग होती है, दिवा गश्ती, रात्रि गश्ती, संध्या गश्ती। आपको पेट्रोलिंग का मतलब ही है कि जब पेट्रोलिंग हो रही हो तो पेट्रोलिंग के समय में संबंधित जो पदाधिकारी और जो पुलिसकर्मी उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो अलर्ट रहें। अपना आसूचना तंत्र, पुलिस का सबसे बड़ा सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा, उतना ही आप सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर या कर्मी बनेंगे। ये अभी और आज अभी इसी समय दिमाग में आप नोट कर लें। तो पेट्रोलिंग के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। बीट ऑफिसर्स, हर एक थाने को कई सारे बीट में बांटा जाता है। संबंधित बीट के वो पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी जाती है। वो ऑफिसर उस एरिया को मॉनिटर करता है और जब भी कुछ घटना दुर्घटना होती है तो संबंधित पदाधिकारी को सॉर्ट आउट करने के लिए बोला जाता है। कंट्रोल रूम होता है हमारा 100, 102, ये सारे नंबर्स जो डिस्प्लेड होते हैं, ये सारे नंबर पे आप कभी भी 24/7 कांटेक्ट करें और अपनी समस्याओं को बताएं, तुरंत आपको जो है सहायता प्रदान की जाएगी। हर जिले में क्यूएटी होते, क्विक एक्शन टीम है, वहाँ पर आपको इमरजेंसी के केस में तुरंत वहाँ से मूव करके वहाँ पे जाके चीज़ों को, विधि व्यवस्था को संभालने का काम करता है। साइबर पीएस, हर अभी जो क्राइम हो रहे हैं मैक्सिमम सब साइबर रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पे बैठ के नए नए तरीके से लोगों के पैसे फ्रॉड करना, लोगों के डाटा को चोरी करना, ये सारे काम करना। तो ये सब काम साइबर पीएस हमारा होता है पुलिस स्टेशन, उसके नोडल होते हैं, उसके ऑफिसर्स होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, डीएसपी रैंक के, और इस तरह के केसेस के आईओ होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के। तो ये सारे केसेस हम लोग साइबर पीएस या साइबर सेक्शन में हम लोग लॉन्च करके और उसको हम लोग मॉनिटर करके उसमें हम लोग पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं। कहा भी गया है कि 99 दोषी छूट जाएं परंतु एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों का ध्यान में हमेशा रहता है कि हम न्याय देने के लिए यहाँ पे आए हैं। न्याय
दिलवाने के लिए आए हुए हैं, तो दोषी व्यक्तियों को ही दोषी व्यक्तियों को ही सजा मिले, निर्दोष को सजा ना हो, इसका हमें पूर्ण ध्यान रखना होता है। और इतना भी लेट से न्याय नहीं देना है कि कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय का हर एक समय सीमा बंधा हुआ है और हम पदाधिकारियों को विशेष रूप से ध्यान में देने की आवश्यकता है कि विद इन टाइम आपको न्याय दे देना है। तो पुलिस विभाग में याद रखें, ये जो झारखंड पुलिस सर्विसेज से हैं, ये आपको कंट्रोल रूम से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित, FIR से संबंधित, पुलिस का काम क्या है उससे संबंधित, नक्सल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग का जो झारखंड के सिनेरियो में, कि नक्सल क्या है, नक्सलिज्म क्या है। तो नक्सल क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, कई सारे इंटरव्यू में नक्सल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नक्सलिज्म, नक्सलिज्म या नक्सलवाद एक विचारधारा की लड़ाई थी जो वेस्ट बंगाल के वो नियर में, वहाँ पे सिलीगुड़ी के आसपास में एक नक्सलवाड़ी गांव था, वहीं से इसकी उपज हुई थी। सानू कान्याल और उन लोगों की टीम के द्वारा वहाँ पे साहूकारों के द्वारा विरोध में, जमींदारों के विरोध में, उन लोगों के लिए वो आवाज़ उठाई थी वहाँ पे, और उसी का अपभ्रंश होते होते आज हम लोग के यहाँ आ गया है कि नक्सल लोग आकर के सिर्फ और सिर्फ लेवी वसूलने और विकास के कार्यों में बाधा बनने का काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में, वैसी परिस्थिति में हमें इस चीज़ों को ख़त्म करने की आवश्यकता है, नक्सलिज्म को। इससे झारखंड भी अछूता नहीं रहा था। झारखंड अछूता नहीं रहा मतलब झारखंड के मैक्सिमम जिले पहले नक्सल प्रभावित जिले थे, परंतु सरकार की नीति जो आई सरेंडर पॉलिसी, नई दिशा, इसके तहत में कई सारे बड़े बड़े नामी नक्सली सरेंडर किए। कई सारे बड़े बड़े नाम हैं जो सरेंडर पॉलिसी के तहत में इन लोगों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है और इन लोगों को बाकायदा उससे जो मिलने वाले लाभ हैं वो लाभ दिया गया है। लाभ किस तरह का, जैसे इन्हें ओपन जेल में रखा जाता है, इनको घर बनाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से इनको ज़मीन दिया जाता है, अगर ज़मीन नहीं है तो बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनको पढ़ने के लिए आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की जाती है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता हो तो व्यापार वगैरह के लिए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको वो भी दिया जाता है। अगर हथियार लेके सरेंडर होते हैं तो हथियार का उचित मूल्य भी इनको दिया जाता है। ये सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को बताने की आवश्यकता है कि अब वो काम छोड़ दो जो सरकार के विरोधी क्यों करते हैं लोग, नक्सलिज्म डराते हैं लोगों को। हमारी जो मूलभूत संरचना, मूलभूत जो सुविधा कहते हैं वो है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी। ये 5 चीज़ें हमारी मूलभूत हैं। अगर आप देखेंगे कई ऐसा जगह है जहाँ पे ये 5 चीज़ नहीं पहुँच पाए, तो उसका कारण है कि वहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है। लोगों को इतना डरा देते हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं और ठेकेदार हैं वहाँ जाने से डरते हैं। परंतु अब मैं बता रहा हूँ कि 1-2 ज़िले को छोड़ करके, मुख्यतः जो है चाईबासा जो एरिया को छोड़ करके, अब लगभग जगह से नक्सलिज्म या तो ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने के कगार पे है। बहुत जल्द हम लोग प्राउडली बोल सकेंगे कि झारखंड नक्सल फ्री स्टेट हो गया है। इसके लिए लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर के झारखंड पुलिस ने बढ़ चढ़ के नक्सल अभियान किया और कई सारे दुर्दांत और नामी नक्सलियों को, इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया भी है। हमारी स्पेशल फोर्स है झारखंड जागुआर, जिसको स्पेशल टास्क फोर्स बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। ये पिछले 15 सालों से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो वो झारखंड जागुआर के साथ मिलके, पैरामिलिट्री फोर्सेस कोबरा के साथ मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पे अभियान चला करके, तो आप लोग 2-4-5 अभियान का नाम नोट कर लें। 2-4-5 जो है नक्सल जो सरेंडर किए उनके बारे में जानकारी रख लें, कहाँ ओपन जेल है उसके बारे में जानकारी रखें। नई दिशा जो है सरेंडर पॉलिसी, एक तरफ से हम लोग चोट भी करते हैं, दूसरी तरफ से सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे, और सबसे ज़्यादा है जागरूकता अभियान, अवेयरनेस। हर चीज़ का मूल मंत्र होता है अवेयरनेस। हर चीज़ के बारे में मूल मंत्र अवेयरनेस। अगर आप अवेयर करते हैं लोगों को, एक आदमी को मदद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1000 लोगों को अवेयर कर दें।
आप उसको जागरूक करें ताकि वो अपना भला बुरा खुद समझ सके और अपने बारे में समझे, तभी वो कह सकते हैं कि वो मुख्य धारा में अगर जुड़ जाता है या जुड़ने में मदद करना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। पुलिस विभाग में जैसे ही आप आते हैं तो दिमाग में आता है सबसे छोटा से बड़ा क्या हायरार्की होगा हमारा, सबसे छोटे रैंक से लेके सबसे बड़े रैंक तक। जैसे कि ग्रामीण पुलिस चौकीदार सबसे छोटे रैंक पे, चौकीदार ग्राउंड लेवल पे ये लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम ये लोग करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कांस्टेबल, इससे आगे बढ़ेंगे तो हवलदार, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी या फिर एसडीपीओ। आगे जाएंगे तो फिर एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी। यही है हमारा हायरार्की का सिस्टम। स्टार्ट होता है ग्रामीण लेवल के चौकीदार, ये गांव के मुख्यतः इनको बीट रहता है, अपने अपने एरिया में जाते हैं और आ करके अपना ये लोग काम करके अपने थाना प्रभारी से जोड़ करके और वहाँ के बारे में बताते हैं और क्या घटना दुर्घटना हो रही है, अच्छी चीज़ें खराब चीज़ें। सबसे नीचे लेवल के जो सिपाही होते हैं हमारे सबसे नीचे हायरार्की में थाने में, हवलदार होते हैं, इनको 3 पट्टी दिया जाता है, वाइट रंग की पट्टी, ऐसे ये पट्टी रहती है इनके शोल्डर में। एएसआई को सिंगल स्टार, कभी कभी ये पूछता है कि एएसआई का क्या स्टार होता है, सिंगल स्टार है। सब इंस्पेक्टर का 2 स्टार, इंस्पेक्टर का 1 स्टार स्मूथ वाला, और बैच लग जाता है जेपीएस, और इनको लिखाता है झारखंड पुलिस, झारखंड पुलिस। एसडीपीओ बनते हैं या डीएसपी बनते हैं तो ट्रिपल स्टार और जेपीएस। फिर वैसे एडिशनल एसपी बनते हैं तो अशोक स्तंभ एम्बलम आ जाता है के साथ में जेपीएस। यहाँ आते हैं तो अशोक स्तंभ के साथ में 1 स्टार और आईपीएस। डीआईजी बनते हैं तो ट्रिपल स्टार के साथ अशोक स्तंभ। आईजी बनते हैं तो अशोक स्तंभ, आईजी में स्टार और तलवार डंडा रहता है। एडीजी बनते हैं तो अशोक स्तंभ के साथ में तलवार और डंडा, डीजीपी में भी सेम रहता है। इसके अलावा आपको अगर जाननी हो तो गाड़ियों में क्या क्या सिंबल होता है, जैसे डीआईजी बनते हैं तो गाड़ी में सिंगल स्टार, आईजी बनते हैं तो गाड़ी में आगे में डबल स्टार, और एडीजी या डीजी बनते हैं तो गाड़ी में ट्रिपल स्टार लेके चलते हैं। तो आप दूर से पहचान लेंगे कि जो पदाधिकारी पुलिस के आ रहे हैं वो किस रैंक के पदाधिकारी आ रहे हैं, उनके गाड़ियों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये बहुत इन्फॉर्मेशन जो है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को जानना चाहिए कि कौन से लोग हैं और क्या इसमें कर रहे हैं। तो ये हो गया हायरार्की सिस्टम। याद रखें, कभी भी खुद नहीं निर्णय लेना है। कोई भी घटना दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए आप संबंधित सीनियर पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन दें। तुरंत में अगर कहीं कुछ काम करवाना है तो पुलिस लाइन में सार्जेंट मेजर, जो कि इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। इसे इन्फॉर्म करें, कंट्रोल रूम को बताएं और सीनियर ऑफिसर को। कहीं पर विधि व्यवस्था या वैसा कोई आकस्मिक कोई घटना घट जाए, अगर लगे कि भाई हमें वहाँ जल्दी से जल्दी करना है, तो जाने से पहले इन 3 चीज़ों को दिमाग में रखें। और जाते जाते ऑन रूट जब रहें आप तो ये सारी चीज़ों को तुरंत बताएं भाई, ताकि आपके सपोर्ट के लिए, आपके मदद के लिए वहाँ पे सारे लोग समय पे पहुँच सके और चीज़ों का समाधान हो सके। झारखंड पुलिस सर्विसेज के जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं
तो ये सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान रखेंगे। देश दुनिया में क्या चल रहा है, अभी करंट में जो अटैक वगैरह पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई हमारी, हम लोगों ने कितने बहादुरी से, हमारे जो फाइटर जेट थे, सारी चीज़ों ने कितने अच्छे तरीके से कार्य करके पाकिस्तान को बैकफुट पे लाया, क्या क्या कारण बना, उन सब चीज़ों पे भी आप होमवर्क कर लें अच्छे से, तो जा कर के आप अच्छे मार्क्स वहाँ से ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपके जो बर्निंग इश्यूज हैं झारखंड से रिलेटेड, क्या क्या अभी बर्निंग इशू चल रहे हैं। नक्सलिज्म की समस्या, एसपीटी सीएनटी जो हमारे हैं उसका कहाँ कहाँ वायोलेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारे इश्यूज चल रहे हैं, कौन कौन से टचिंग इश्यूज हैं, पुलिस का पब्लिक से क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप सिलसिलेवार ढंग से ध्यान में रख करके और तैयारी कर करके और अच्छे ओरेटर के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में आप अच्छे से अपनी बातों को, अगर सारी चीज़ों को आप परोस पाते हैं, इंटरव्यूअर के समक्ष में आप अपनी बातों को रख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही कूल होकर के सारी चीज़ों को पहले आत्मसात करें, पहले आप अपने चीज़ों को इनरीच करें नॉलेज को, और जब नॉलेज इनरीच हो जाता है तो उसको बोलने का प्रयास करें। जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे पता नहीं चल पाता है कि आप क्या गलत और क्या सही बोल रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे थे और बोल क्या दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारी बातों को अपने में अगर आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग फिर जैसे जैसे चीज़ों को आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे चीज़ें सब देखिएगा सुगम और सहूलियत होते चला जाता है, नॉर्मल होते चला जाता है, ताकि उन चीज़ों को आसानी से आप आत्मसात करते हैं। एक एक करके ध्यान से देख लेंगे। और बाकी चीज़ें हैं कि अब जो भी है सब्जेक्ट है, कई लोग होते हैं इंटरव्यू के मूड पे होता है, इंटरव्यू लेने वाले का मूड किस परिस्थिति में है, आप अपने आप को प्रिपेयर्ड होकर जाएं। फर्स्ट हाफ में जा रहे हैं तो फ्रेश क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। सेकंड हाफ में जा रहे हैं तो थका हुआ रहता है इंसान, तो आप भी उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से और सजग रहना है, इरिटेट नहीं करना है इंटरव्यू बोर्ड को। साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठे होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वो आपको देखते रहेंगे कि आप कौन सी बातों पे इरिटेट होते हैं, कौन सी बातों पे इरिटेट नहीं होते हैं। कोई चीज़ों को लेंदी नहीं करना है, लंबा नहीं करना है, कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। विजन अच्छा होना चाहिए आपका, कोई भी चीज़ हो तो समाज के कल्याण के लिए आपकी बातें हो, आपका जो भी स्टेप हो वो एक मददगार के रूप में हो। आप सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट, याद रखिएगा, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आप अपने अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। आपका ध्येय सेवा होना चाहिए। हम पुलिस वालों का टैग ही है सेवा ही लक्ष्य, तो आपका भी वही ध्येय होना चाहिए, सेवा ही लक्ष्य। आप उसी तरीके से जाए और जाके जितने सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ का आप नाम याद रखने का पूछ दिया जाए। महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या किया जा रहा है अभी, मैया सम्मान योजना के क्या फ़ायदे हुए, वो सारी चीज़ों को बताना है। महिलाओं के लिए कौन कौन से हमारे चल रहे हैं, सरना कोड और सरना धर्म से संबंधित क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें, उनसे क्या हमारे फ़ायदे क्या होने वाले हैं, उससे क्या स्टेट को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो हर एक चीज़ों को लेकर के आपका क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा तो मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज इतना ही रखते हैं हम लोग। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आप लोग के लिए मददगार हो।